बात है सन 1774 की। फ्रांस में लुई 16 नाम का एक राजा रहा करता था। जहां आजकल के बच्चे यूट्यूब इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, वही ये भाई साहब केवल 20 साल की उम्र में राजा बन गए थे। और यही नहीं, इनकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ शादी भी हो चुकी थी। लुई 16 राजाओं की बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था और ये वर्सेल्स नाम के एक महल में रहा करता था। अब राजा बनने के बाद लुई 16 बहुत खुश। उसने सोचा अब सारी संपत्ति का वो अकेला मालिक। उसने सोचा चलो आज जाके अपना खजाना देखते हैं। उसने जैसे ही खजाने का संदूक खोला तो देखा वो तो बिल्कुल खाली था। खाली संदूक देख के राजा परेशान हो गया। उसने अपने महामंत्री को बुलाया और कहा, महामंत्री हमारा खजाना कहाँ गया? ये संदूक तो बिल्कुल खाली है। महामंत्री ने कहा, खजाना? कौन सा खजाना? कैसा खजाना? सारा पैसा तो आपके इस बड़े महल को संभालने में लग जाता है। ऊपर से हमने दूसरों के खड्डों में टांग अड़ा रखी है। वो जो हमने 13 अमेरिकन कॉलोनी को आज़ाद कराने के लिए वॉर में पैसा खर्च किया, उससे हमारे ऊपर 2 बिलियन लीवर से भी ज़्यादा का कर्ज चढ़ गया है। ऊपर से लेनदारों ने जो हमें कर्ज दिया उस पर अब वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगे हैं, जिसकी वजह से अब हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। आपकी सेना को चलाने के लिए, आपकी यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस को चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। वो कहाँ से आएगा? राजा ने कहा, अगर हमें इंटरेस्ट की वजह से ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो हम ज़्यादा टैक्स लगाकर अपनी प्रजा से ज़्यादा पैसा वसूल कर सकते हैं। महामंत्री ने कहा, वो भी करके देख लिया महाराज, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। आमदनी 98, खर्चा रुपया। जैसे हमारी इंडियन सोसाइटी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, वैसे ही 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी को भी 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। पहली स्टेट में आते थे क्लर्जी। जैसे मंदिर में पुरोहित होते हैं वैसे ही चर्च में क्लर्जी होते हैं। दूसरी स्टेट्स में आते थे नोबल्स। ये लोग रिच और अपर क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे। और तीसरी स्टेट में आते थे स्मॉल पेजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, आर्टिसंस, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एटसेट्रा। पेजेंट्स एग्रीकल्चर लेबरर्स होते थे जो कि एक छोटी सी जमीन पर अनाज उगाकर अपना गुजर बसर करते थे। पेजेंट्स की पॉपुलेशन पूरे फ्रेंच पॉपुलेशन की 90% थी, लेकिन अधिकतर पेजेंट्स के पास अपनी खुद की जमीन नहीं होती थी। 60% लैंड चर्च और नोबल के पास होती थी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स को जन्म से ही कुछ प्रिविलेजेस मिलती थी और उन्हें टैक्स देने की भी कोई जरूरत नहीं होती थी। सारा टैक्स बेचारे थर्ड स्टेट के लोगों को देने पड़ता था। इसके अलावा नोबल्स पेजेंट से कंपलसरी पेमेंट्स, जिसे फ्यूडल ड्यूज कहा जाता था, वो कलेक्ट किया करते थे। पेजेंट्स को नोबल के घर पर और खेतों में काम करना पड़ता था। उन्हें आर्मी में सर्व करना पड़ता था और यहाँ तक कि उन्हें रोड बनाने में भी काम करना पड़ता था। चर्च ने भी पेजेंट्स को कोई कम एक्सप्लॉइट नहीं किया। चर्च पेजेंट से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10 शेयर लिया करती थी, जिसे तिथि कहा जाता था। यानी जितना भी अनाज पेजेंट्स उगाते थे उसका 10% उन्हें चर्च को देना पड़ता था। साथ ही पेजेंट्स को राजा के द्वारा आर्टिकल्स पर लगे इनडायरेक्ट टैक्स को भी देना पड़ता था और साथ ही एक डायरेक्ट टैक्स जिसे टेली कहा जाता था वो भी देना पड़ता था। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 से लेकर 1789 के बीच 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई। ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से लोग ज़्यादा खाना ठूसने लगे, जिससे कि फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई, पर प्रोडक्शन उतनी नहीं बढ़ पाई। इस वजह से चीज़ों के दाम काफ़ी बढ़ गए। ब्रेड जो कि अधिकतर लोग रोज़ाना खाते थे, उस ब्रेड के दाम भी काफ़ी बढ़ गए। चीज़ों के दाम तो बढ़ गए, लेकिन कारखाने में मजदूरी करने वाले लोगों की सैलरी या वेजेस नहीं बढ़ी। इस वजह से अमीर और अमीर हो गया और गरीब और गरीब। इन सब के चलते लोगों की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं होने लगी। लोगों का गुजारा करना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात को हम कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस, जो कि फ्रांस में अक्सर हुआ करता था। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे था? देखो, शुरुआत होती थी बैड हार्वेस्ट से। सूखा पड़ने की वजह से फसल अच्छी नहीं होती थी। फसल अच्छी नहीं होगी तो फूड ग्रेन्स की कमी होगी। फूड ग्रेन्स की कमी होगी तो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो गरीब आदमी फूड ग्रेन्स खरीद नहीं पाएगा, और जब गरीब आदमी को खाने के लिए नहीं मिलेगा तो फूड राइट्स होंगे, दंगे हो जाएंगे खाने को लेकर। दंगे होंगे तो लोग मरेंगे, लोग मरेंगे तो उनकी लाशें सड़ेंगी, जिससे कि एपिडेमिक्स यानी महामारी होने का चांस होगा, जिससे कि और लोग मरेंगे। साथ ही खाना ना मिलने पर शरीर कमज़ोर हो जाएगा, जिससे और मौतें होंगी।
पेजेंट्स और वर्कर्स ने टैक्स और फूड ग्रेन्स की कमी के खिलाफ पहले भी कई बार रिवोल्ट किया था, लेकिन वो रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुए। 18th सेंचुरी में सोसाइटी में एक नया ग्रुप बना जिसे बोला गया मिडिल क्लास। इन लोगों ने अपने बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग या अपने प्रोफेशन से पैसा कमाया। ये लोग पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को बाय बर्थ कोई भी प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए। इनका मानना था कि किसी व्यक्ति का सोशल स्टेटस उसकी काबिलियत पर निर्भर करना चाहिए, ना कि इस पर कि वो किस परिवार में जन्मा है। जॉन लॉक एंड जॉन जैक्यूस रूसो, ये ऐसे दो नाम हैं जो एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहां पर आज़ादी और सबके लिए इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटी हो। जॉन लॉक ने 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की किताब लिखी। जॉन लॉक ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को मानने से मना कर दिया। रूसो ने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इसलिए वोट देते हैं ताकि रिप्रेजेंटेटिव उनकी भलाई के लिए कुछ कर सके। एक तीसरे फिलोसोफर भी थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क। मॉन्टेस्क ने इन द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट की पावर को 3 भागों में डिवाइड करने की बात कही। यह 3 भाग थे द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। ये डिवीजन ऑफ पावर यूएस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड था और हमारे इंडिया में भी ये मॉडल फॉलो होता है। इसी बीच लुई 16 ने और टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया जिससे कि जनता के मन में गुस्सा और बढ़ गया। कहने को तो लुई 16 राजा था, लेकिन उसके पास अकेले टैक्स इंपोज करने की पावर नहीं थी। उसको टैक्स इंपोज करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और वो स्टेट जनरल फिर एक प्रपोजल पास करती थी नए टैक्स के लिए। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें 3 स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स इंक्लूडेड थे। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने की पावर सिर्फ और सिर्फ लुई 16 यानी राजा को थी। मई 5, 1979 को लुई 16 ने स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई ताकि नए टैक्स का प्रपोजल पास किया जा सके। फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 लोग आए, लेकिन थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आए। 2 स्टेट के मेंबर्स को आगे सीट्स पर बिठाया गया, वहीं थर्ड स्टेट के मेंबर्स को पीछे खड़ा किया गया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स में मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस और औरतों को असेंबली में एंट्री नहीं दी गई। स्टेट जनरल में वोटिंग 1 स्टेट 1 वोट के हिसाब से होती थी, यानी एक स्टेट के जितने भी मेजॉरिटी मेंबर्स ने जो कहा उसको एक वोट माना जाएगा। राजा चाहता था कि ये प्रैक्टिस चलती रहे, लेकिन थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि हर मेंबर का एक वोट हो, ना कि हर स्टेट का। ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से था जो कि रूसो ने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था, लेकिन राजा को ये प्रपोजल पसंद नहीं आया और उसने ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। थर्ड स्टेट को राजा का ये फैसला मंजूर नहीं था और वह असेंबली से प्रोटेस्ट में वॉकआउट कर गए। इसके बाद थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वर्सेल्स ग्राउंड के इंडोर टेनिस कोर्ट हॉल में इकट्ठा हुए, टेनिस खेलने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करने के लिए। सो दे डिक्लेयर देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली, और उन्होंने प्रण लिया कि वह तब तक वहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक कि वह फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर लें, जिससे कि वो राजा की पावर्स को कम कर सके।